नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले हमने 14वां काव्य पढ़ा युगोर में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 15वां गद्य दाज्यू। शेखर जोशी की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी है, जिसमें एक श्रमिक बालक के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग है। कहानी जो होती है, मैंने आपको बताया है कि उसमें कोई भी छोटा सा प्रसंग होता है किसी व्यक्ति के जीवन का। तो पहले शेखर जोशी की बात करें, हम लेखक हैं इसके। तो इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ, और आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में आप कार्यरत रहे। इसके बाद आपने स्वतंत्र लेखन का काम शुरू किया, और आपने चर्चित कहानी संग्रह है आपके, उसमें है कोसी का घटवर, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी जो है, उसको 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिया गया। और नई कहानी की आंदोलन में आपने चर्चित भाग लिया। उसमें जो नई कहानी के चर्चित कथाकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसका पुरस्कार भी आपको दिया गया है, और पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। दाज्यू कहानी जो है, उसके ऊपर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है, यानी कि आप इस कहानी को फिल्म के रूप में भी देख सकते हो, अगर आपको कहीं से प्राप्त हो जाए तो। कहानी एक छोटे से बालक के ऊपर है। लड़का है 8-9 साल का। उसको जब लेखक पहली बार देखते हैं, उस समय की, यहाँ 2 पात्र मुख्य है। एक तो जगदीश बाबू, और दूसरा पात्र है वो है हमारा जो 9 साल का ये लड़का है मदन। उसका 2 पात्र मुख्य है, मदन का और जगदीश बाबू का। क्या है कि जीवन में अगर आप लोग देखिए, आप अभी छोटे हो, तो आपके जीवन में ऐसा कोई प्रसंग घटित हुआ नहीं होगा, क्योंकि हम तो अपने माता पिता के साथ रहते हैं। हमारी सारी जरूरतें हमारे माँ बाप जो है वो पूरी करते हैं। लेकिन कुछ कम नसीब बच्चे होते हैं जिसकी जरूरतें उसके माँ बाप कर नहीं पाते हैं, गरीब होते हैं। उसका जीवन ही इस प्रकार से होता है कि उनको खुद का पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे बच्चे हमारे देश में कई जगह हैं, आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मदन। तो उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो ये मदन जो है वो भी ऐसा ही एक लड़का है, जो अपने गांव से दूर शहर में एक काफे में, जिसको आप लोग कॉफी शॉप कहते हो, कैफे, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट जो होता है छोटा सा, उस रेस्टोरेंट में वो काम कर रहा है वेटर का। तो छोटा है अभी, लेकिन उसके अंदर बड़ी स्फूर्ति है। लेखक जो है उसका पहले दिखावा जो है, वो दिखता कैसा है वो बता रहे हैं। जब जगदीश बाबू ने पहली बार उसको देखा, तो गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल, और चाल में एक अनोखी मस्ती, शिथिलता कहीं नहीं दिखाई देती। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद जो होती है, वैसी उसकी स्फूर्ति है। आंखों की चंचलता देखकर ही उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष लगाया जा सकता था, और शायद वही उसकी उम्र रही होगी, लेखक बता रहे हैं। जब जगदीश बाबू ने पहली बार मदन को देखा, तो ये उनका परिचय दिया। अब उस समय जो है, जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, तो और वो सिगरेट पी रहे हैं, और उसी समय जब उन्होंने देखा कि मेज पर से एक लड़का जो है वो प्लेटें उठा रहा है, तुरंत ही उसने टेबल पर आया, जगदीश बाबू के सामने आया, और जैसे पहली मुलाकात में ही जगदीश बाबू को लगा कि उस लड़के के साथ उसका कोई रिश्ता है, और उस लड़के को भी लगा जैसे कि आने वाला उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कई टाइम से, कई कितने समय पहले से। लड़का जो है, उसकी आंखें ही ऐसी थी कि सामने वाला जो है तुरंत ही उसकी ओर खींचा चला जाए।
कुछ लोग होते ऐसे हैं, आप देखिएगा कई बार हम ऐसा कहते हैं कि इसकी आंखें बोलती है, आंखें मुस्कुरा रही है। तो इसका मतलब क्या है? आंखें मुस्कुराना, बोलना, ये तो हम एक मुहावरे के तौर पर बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि वो सामने आते ही हमको लगता है कि जैसे हम इसको बरसों से जानते हैं। हालांकि हमारा पहला परिचय होता है, पहली मुलाकात होती है, फिर भी। तो यहाँ पर भी जब मदन जगदीश बाबू से पहली बार मिला, यही हुआ। जगदीश बाबू को लगा कि जैसे वो मदन को बरसों से जानते थे, और मदन को भी ऐसा लगा कि जैसे वो उनके परिचित हो, वो कोई अपना सा एक महसूस हुआ भाव उसको। और मनुष्य का मन ऐसा है, कवि लेखक कहते हैं कि हमारा मन बड़ा विचित्र है। कैसे विचित्र है? हमारी भावनाएं भी बड़ी विचित्र है कि कभी कभी निर्जन एकांत स्थान होता है, उसमें भी आदमी जो है वो कितना भी कोई नहीं होता है, निर्जन होता है स्थान, एकांत स्थान होता है, निसंग होता है, तो मनुष्य वहां अपने आप को एकाकी अनुभव करने लगता है। पर कभी कभी क्या होता है कि वो एकाकीपन हमें अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी इसके विपरीत भी होता है कि कई सारे नर नारियों के बीच रहते हुए, मनुष्य के बीच में रहते हुए भी हम जो है इस वातावरण में सूनापन महसूस करते हैं। हमें लगता है कि जैसे हम अकेले हो गए, कोई नहीं है हमारे आसपास, सब पराये हैं, ऐसा लगता है। और ऐसा अकारण होता है, ये हमारी मनुष्य की मन की भावनाएं हैं कि कई बार हम एकांत में होते हुए भी एकाकीपन महसूस करते हैं, और कभी कभी इतने सारे लोगों के बीच में रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। ये हमारे मन पर निर्भर करता है। तो यहाँ जगदीश बाबू का भी यही हाल था। यहाँ उनकी नई नई नौकरी लगी तो दूर देश से यहाँ आए थे। यहाँ उनका अपना कोई नहीं था, कोई जान पहचान वाला भी नहीं था, तो उनको बड़ा अकेला अकेला लगता था कि इतने सारे लोग थे आसपास, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि जैसे कोई नहीं है। ऐसे में जब वो यहाँ रेस्टोरेंट में आए, कैफे में, और उन्होंने मदन को देखा, तो पता नहीं क्यों उनको अचानक से एक आकर्षण हुआ उस लड़के के प्रति। और जब वो लड़का आया पूछने के लिए, बाबूजी क्या लाऊं, ऑर्डर लेने के लिए, वो वहाँ वेटर का काम करता है, बाबूजी क्या लाऊं आपके लिए, तो इन्होंने जो है चाय ऑर्डर की, लेकिन उससे पहले उन्होंने मदन से पूछा, क्या पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, स्वाभाविक जानने के लिए कि ये हर एक व्यक्ति के मन में थोड़ा बहुत होता है, उत्सुकता होती है। इतना सा लड़का यहाँ काम करता है, पूछते हैं, नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो लड़के ने जवाब दिया मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जगदीश बाबू को लगा कि थोड़ी और बातचीत करते हैं, तो पूछ लिया कि कहाँ के रहने वाले हो? तो इसने जवाब क्या दिया, पहाड़ का रहने वाला हूँ बाबूजी। अब पहाड़ से मतलब पहाड़ तो बहुत सारे हैं, तुम कौन से पहाड़ के रहने वाले हो? पहाड़ तो बहुत सारे हैं, आबू है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, शिमला है, अल्मोड़ा है, तुम्हारा गांव किस पहाड़ पर आता है? तो इसने जवाब दिया अल्मोड़ा। अल्मोड़ा साहब, मदन को ये भेद भी मालूम नहीं है कि पहाड़ में और जिले में अंतर क्या है। तो उसने जवाब दिया कि मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा, अल्मोड़ा में तो बहुत सारे गांव हैं, तुम कौन से गांव के रहने वाले हो? तो मदन ने जो है अब जवाब देने में वो थोड़ा संकोच करने लगा, क्योंकि उसके गांव का नाम कुछ इस प्रकार से उसकी संज्ञा थी, बोलने में उसको थोड़ा संकोच, शर्म आ रही थी। कैसे बताए कि उसके गांव का नाम डाटियालगो। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने नाम बताया मदन ने अपने गांव का। तो डोटियालगो ऐसा नाम अजीब सा है, तो डोटियालगो ऐसा क्या? लेकिन जगदीश बाबू को ऐसा अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो भी उसके पास के गांव के ही रहने वाले थे। तो ये तो मदन के पड़ोसी हो गए, गांव दोनों का पास पास में है। तो जगदीश बाबू तो बड़े खुश हो गए, और उसने कहा कि मैं भी उसी ओर का रहने वाला हूँ। तो मदन भी खुश हो गया, उसको जैसे ये लगा कि वो अपने गांव से दूर यहाँ अकेला रहता है। ऐसे में जगदीश बाबू उसको मिल गए तो बड़ा खुश हो गया, उसको भी लगा कि उसको कोई अपना मिल गया। दोनों का आपस में एक रिश्ता जैसे बन गया। मतलब क्या कहने का
कि जब हम अकेले बिल्कुल रहते हैं और हमारे जैसा ही कोई हमें सामने मिल जाए तो हमको लगता है कि अब हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा, अब हम इसके साथ मित्रता करेंगे, कोई रिश्ता रखेंगे, ऐसा। तो मदन को भी लगा कि, और वो तो खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि वो जगदीश बाबू के अंदर अपने घर के किसी व्यक्ति की छवि ढूंढने लगा कि ये किसके जैसे लगते हैं, माँ के जैसे, पिताजी के जैसे, बहन के जैसे। तो अंत में लगता है उसको कि नहीं, ये मेरे भाई के जैसे लगते हैं। और इन लोगों में, पहाड़ों में, भाई को दाज्यू कहा जाता, बड़े भैया को दाज्यू कहा जाता है। तो अब उसने मन तय कर लिया कि ये मेरे बड़े भैया, आज से मेरे बड़े भैया, और बड़े भैया को वो मान से दाज्यू ऐसा बुलाते हैं। तो जब दूसरे दिन जगदीश बाबू फिर से वहां पर आए रेस्टोरेंट में, तो मदन ने उससे बात में पूछ लिया कि मैं आपको दाज्यू कहकर पुकारूं, ऐसा। तो जगदीश बाबू को भी कोई ऐतराज नहीं हुआ, उसने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर तो मदन जो है खुशी के मारे वो हर एक काम, जैसे ही जगदीश बाबू रेस्टोरेंट में आते थे तुरंत ही मदन का बोलना शुरू हो जाता था। दाज्यू कैसे हो, दाज्यू क्या कर रहे हो, दाज्यू आपके लिए पानी लाऊं, दाज्यू आपके लिए कॉफी लाऊं, हर एक बात प्रश्न उसका होता रहता था। दाज्यू आज तो वातावरण बहुत अच्छा है, दाज्यू आज लगता है कि बारिश हो जाएगी, ठंड पड़ जाएगी। दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है, लेकिन इस बातचीत के बीच में एक शब्द बार बार आता है, आवृत्ति होती है उसकी। एक शब्द हम जब बार बार बोलते हैं उसको कहते हैं आवृत्ति होना। तो दाज्यू शब्द की आवृत्ति होने लगी, बारंबार वो मदन की हर एक बात में दाज्यू शब्द तो आता ही था। तो शुरू में तो जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगता था कि ठीक है, ये मान से बुला रहा है, खुद को मुझे अपना बड़ा भाई समझता है। तो जगदीश बाबू को शुरू में तो कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छा लगा कि ठीक है, लड़का है, खुश रहता है। और जगदीश बाबू को भी अपनापन लग रहा था उसके साथ बैठ करके बातें करके, ऐसा लगता था जैसे गांव के है, एक ही गांव के है, पड़ोसी है। तो दोनों में एक रिश्ता सा बन गया था। लेकिन एक दिन हमारा मन भी, जैसे लेखक ने कहा पहले कि हमारे मनुष्य के मन की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। तो ये विचित्र भावनाएं जो होती है ना, वो कभी कभी इतनी बदल जाती है कि हमें खुद को पता नहीं चलता। तो रेस्टोरेंट में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, और ऐसे में मदन जगदीश बाबू को बार बार दाज्यू कहकर बुलाता है। तो उसको मन में खटकने लगा कि ये क्या बार बार में दाज्यू दाज्यू कहता रहता है। तो एक दिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में आए, मदन ने बोलना शुरू किया, दाज्यू क्या लाऊं आपके लिए, कॉफी लाऊं, चाय लाऊं वगैरह पूछने की शुरुआत की। तो आज जो है जगदीश बाबू से रहा नहीं गया, और उसने अचानक से बोल दिया गुस्सा होकर। क्या बोल दिया कि चुप रहो, तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है कि नहीं, ये क्या बात में दाज्यू दाज्यू करते रहते हो, हैं? मैं एक स्वामानी व्यक्ति हूँ, नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ, मेरा सम्मान है इस समाज में कुछ, और तुम बात में मुझे दाज्यू दाज्यू कहते रहते हो, तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है कि नहीं, ऐसा। तो ये जो है मदन जो है, उसको प्रेस्टीज शब्द का मतलब तो समझ में आया नहीं, लेकिन फिर भी उसने एक बात उसको समझ में आई इतनी सी कि ये कहना क्या चाहते हैं जगदीश बाबू। वो डांट रहे हैं, और उस डांट में ये बात आ रही है कि इसमें जगदीश बाबू की इज्जत जो है वो कुछ कम हो रही है। उसको इतना समझ में आ गया, और इतना सुनने के बाद जो है दाज्यू चाय लाऊं ऐसा जैसे ही कहा और जगदीश बाबू ने उसको डांट दिया, तो ये उसके जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। लेखक ऐसा कहते हैं, मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमारे मन में, हमारा मन जो है उसकी बहुत ही संकुचित भावनाएं होती है। हम लोग जो है एक बंधे हुए वातावरण में जीते हैं, हम हमारे आसपास ऐसा ही सब कुछ चाहते हैं, अगर उसके विरुद्ध कुछ हो जाए तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जगदीश बाबू के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज तक उसको कोई इस प्रकार से बुलाता नहीं था,
और अचानक से मदन जो है वो दाजू दाजू कहने लगा, तो उसको एक चोट सी लग रही थी कि ये क्यों मुझे बार बार ऐसे बुलाता है। तो उन्होंने डांट दिया, चिल्ला दिया, क्या दिन रात दाजू दाजू कहते रहते हो, ऐसा करके। तो जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा गया, लाल हो गया। और ऐसे में ये सब उसने जब देखा तो मदन और कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसके मन को बड़ी गहरी चोट पहुंची। आप देखिएगा कि अगर हमें कोई अनजान व्यक्ति डांट दे तो हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई अपना बिना वजह या कभी वजह हो तो भी किसी कारण से भी हमें डांट दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। और ऐसा भी खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, 9-10 साल, तरुणावस्था जिसको कहते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तो बहुत ही ये बात लग जाती है और वो किसी को बताते नहीं है। लेकिन जो बात बचपन में हमने किसी को ऐसे डांट कर बोल दी हो, कभी किसी ने मार दिया हो, तो हम उसको जीवन भर भूलते नहीं, क्योंकि वो हमारे दिल को लग जाती है। मैंने शायद आपको एक बार बताया था कि एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था, प्रोग्राम था पूरा, जो बोर्ड के विद्यार्थी है 10वीं 12वीं कक्षा के, उसको संबोधित कर रहे थे। तो किसी लड़के ने पूछ लिया था कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। हम ऐसा बोलते हैं बार बार कि मैं पढ़ता बहुत हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता। तब उन्होंने जवाब दिया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि आप देखिए कि हम ये कहते हमें याद नहीं रहता, लेकिन कभी हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया हो, किसी ने हमें गालियां दे दी हो, कभी मार भी दिया हो, तो बरसों पहले वो बात हो गई होती है और कई साल बीत जाने के बाद भी वो बात हम भूलते नहीं हैं। अक्सर ऐसा हमें याद होता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ झगड़ा किया था और मुझे ये सब किया कहा था। हम बिल्कुल भूलते नहीं हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि वो चीज जो है हमारे दिल को लगती है, दिल पर चोट पहुंचाती है। दिल को जो छू जाती है ना, वो बात हम जीवन भर नहीं भूलते हैं। इसलिए उनका कहने का तात्पर्य यही था कि जब हम ये चीजें नहीं भूलते हैं, किसी ने झगड़ा किया हो हमारे साथ, हमें कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया हो, तो हम पढ़ाई क्यों भूल जाते हैं। मतलब ये कि जो हम पढ़ते हैं वो भी हमें दिल से पढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। रट्टा मार करके पढ़ोगे तो भूल ही जाओगे, लेकिन ऐसे पढ़ना है कि जो भी बात पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको दिल से महसूस करके पढ़ना है कि नहीं, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। पढ़ने के बिना तो ये हो नहीं सकता है। तो ऐसे जब हम रीडिंग करेंगे ना, मन से रीडिंग करनी है। मम्मी ने टोक दिया है, पापा ने टोक दिया है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसे नहीं। पर जब तक हमें महसूस नहीं होता कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, पढ़ूंगा नहीं तो मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, ये जब तक हमें महसूस नहीं होता है तब तक कुछ याद रहेगा ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि दिल को लगे चोट, कोई बात जो है लग जाए, तो हम फिर वो जो काम करते हैं ना वो 100% सही होता है। तो यहाँ पर मदन को भी ये बात लग गई। जगदीश बाबू ने सबके सामने उसको डांट दिया, उसको बहुत बुरा लगा और वो मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वहां से चला गया कि मेरा दर्द कर रहा है, सिर बहुत दर्द कर रहा है। ऐसा करके वो आधे दिन की छुट्टी लेकर के रेस्टोरेंट से अपनी कोठरी में चला गया। कोठरी में जाकर तकिए में मुंह छुपाकर खूब रोया, बहुत रोया, रोता रहा और शाम तक वहीं पड़ा रहा अपनी कोठरी में। उसको मन में ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, ऐसा क्या, मेरी गलती क्या हो गई, यही वो सोच रहा था। अब 9-10 साल का लड़का, उसकी समझ में ज्यादा कुछ नहीं आया, पर इतना समझ में आ गया कि उसने कुछ गलत जरूर किया है। पर क्या किसी को मान देना, किसी को प्रेम करना, किसी को प्रेम से बुलाना, ये बहुत बड़ा पाप है क्या? उसने ऐसा बड़ा क्या गुनाह कर दिया कि जगदीश बाबू ने सबके सामने उसको डांट दिया? उसके मन को बहुत ही गहरी चोट लगी। वो रोता रहा। अपना दुख जो है, हम जो है बहुत दुख होता है तो क्या करते हैं, रो लेते हैं तो दुख हल्का हो जाता है। थोड़ी देर में उसकी रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। उसको लगा जैसे अब घर से दूर रहा है, माँ, मम्मी पापा कोई उसके पास है नहीं, माँ जो है
वो दूर है, तो उसको लगा कि इस वक्त उसको अपनी माँ की बहुत ज़रूरत है। अगर माँ होती तो उसको अपने गले लगा करके चुप कर देती कि बेटा चुप हो जा, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो है नहीं। अकेले रहते हुए इस लड़के को उसकी जो वेदना है, मन ही मन, परिवार से दूर है, ऐसे में कोई अपना लगा और वो अपना जो है वो डांट दे तो कितना दुख होता है। और अब कोई नहीं है संभालने वाला भी, तो उसकी वेदना जो है, दुख आंखों से सारी निकल गई आंसुओं के जरिए। तो उसका दुख थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन फिर भी उसकी ये जो मन में चोट लगी वो भूलेगा नहीं वो कभी भी। जैसे मैंने कहा कि कोई हमें इस प्रकार से डांट देता है ना, तो उसको हम जिंदगी भर नहीं भूलते। फिर मदन तो दूसरे दिन फिर से अपना काम उसने शुरू कर दिया, और दूसरे दिन अचानक से कैफे में जगदीश बाबू फिर से आए। अब इस बार उसके साथ उसका बचपन का सहपाठी, सहपाठी किसको कहते हैं, जो हमारे साथ पढ़ता हो, तो उसका सहपाठी है, उसका नाम है हेमंत, उसके साथ आए। दोनों कैफे में पहुंचे। जगदीश बाबू जो है उसने इशारे से मदन को बुलाया, और मदन उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा था कि सामने जाएगा तो पता नहीं वो क्या बोल देगा, गुस्से में तो है ही कि ऐसा क्यों कहा था उन्होंने, तो दूर रहने का प्रयत्न करता था। लेकिन फिर भी जगदीश बाबू ने दूसरी बार बुलाया तो मदन गया, लेकिन पहले की तरह अब उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी, वो भाव नहीं था उसकी आंखों में जो पहली बार जगदीश बाबू ने देखा था। और अब वो वहां आया और आकर तुरंत से उसने एक ही बात पूछी कि क्या लाऊं बाबूजी, ऐसा। पहले वो दाज्यू कहकर बुलाता था, क्या लाऊं दाज्यू, ऐसा कह के। लेकिन आज इसने कुछ कहा नहीं, जा करके खड़ा हो गया। जगदीश बाबू को कहना पड़ा कि 2 चाय और 2 ऑमलेट ले आओ, परंतु उस समय भी तुरंत ही लाया दाज्यू। पहले तो ऐसा करता था, जैसे ही ऑर्डर दिया जाता तो बोलता था लाया दाज्यू, लेकिन अब उसने ऐसा भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, और वहां से लाया साहब ऐसा करके चला जाता है, मानो दोनों के बीच में कभी कोई परिचय था ही नहीं, ऐसा बिहेवियर, वर्तन पूरा हो गया। और हेमंत को थोड़ा आश्चर्य लगा, तो उसने पूछा कि शायद पहाड़िया लगता है। पहाड़िया का मतलब है यहाँ पहाड़ का रहने वाला, पर्वत का रहने वाला। हाँ, जगदीश बाबू ने भी रूखा जवाब दिया, क्योंकि वो ये वार्तालाप करना नहीं चाहते थे। लेकिन मदन जो है वो चाय लेकर आया तो हेमंत से रहा नहीं गया, उसने भी पूछ लिया क्या नाम है तुम्हारा, जैसे उसके ऊपर एहसान चढ़ा रहे हो। माने कोई काम कर रहा है ऐसा, जिसकी मजबूरी होती है ऐसे कुछ काम करने की, तो हम वहां जा करके जैसे उसके ऊपर एहसान जताते हो, उसका नाम ठाम पूछ करके, कहाँ रहते हो, कितना कमा लेते हो, ऐसा सब पूछते हो। हमको ये लगता है कि जैसे हम उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। तो हेमंत ने भी इसी प्रकार पूछ लिया, और कुछ क्षण के लिए टेबल पर गंभीरता छा गई। कोई कुछ बोला नहीं, ना मदन ने कुछ जवाब दिया, ना अब जगदीश बाबू के सामने वो बीती स्मृतियां आ गई। मदन जो है वो भी सब याद आ गया, उसको भी याद आ गया कि किस प्रकार से जगदीश बाबू ने उसको सबके सामने डांट दिया था, और पहले भी जगदीश बाबू ने ऐसे ही उसका नाम पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा। वो सारी चीजें उसको याद आ गई, और अंत में वो वाक्य याद आया कि किसी की प्रेस्टीज का तुमको ख्याल नहीं है, ऐसा करके डांटा था। मदन जो है सिहर उठता है, लेकिन कुछ बोला नहीं। जगदीश बाबू ने उसकी ओर आंख उठाकर देखा, लेकिन अगर उसको लगा कि मदन अभी कुछ बोलेगा और ज्वालामुखी फट पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। और हेमंत ने जब दूसरी बार पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो मदन एक वाक्य, एक शब्द में ही जवाब देता है, और वो शब्द जो है पूरी कहानी का सार है। अब मदन जो है उसने प्रेम से अपना नाम मदन ऐसा नहीं बताया, बल्कि उसने क्या जवाब दिया, बॉय कहते हैं साहब मुझे, बॉय। रेस्टोरेंट में काम करने वाले जो लड़के होते हैं उसको बॉय करके बुलाते हैं सभी लोग, बॉय ये लाओ, बॉय वो वगैरह। तो मतलब कि अब उसका कोई पर्टिकुलर नाम वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करने से फिर लगाव हो जाता है, आत्मीयता हो जाती है, और वो आत्मीयता पर जब चोट लगती है तो बहुत दुख होता है। इसलिए इस बार मदन छोटा है अभी, लेकिन उसको इतनी तो समझ आ गई कि किसी के साथ ऐसा
पहले प्रेम भाव आप जताओ और फिर हाथ खींच लो तो कितना दुख होता है। इसलिए उसने सोचा कि अब किसी के साथ वो लगाव करना ही नहीं है। इसलिए उसने अपना नाम क्या बताया, बोई कहते हैं साहब मुझे, ऐसा छोटा सा उत्तर देकर के वो वहां से चला जाता है। अगर थोड़ी देर रुकता तो शायद बहुत कुछ बोल देता, इसलिए वो वहां से तुरंत ही चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लेखक अंत में कहते हैं कि वो तुरंत ही वहां से मुड़ गया और आवेश में उसका चेहरा लाल हो गया, और लाल हो गया तो बहुत ही सुंदर दिखने लगा। छोटा बच्चा है, उसका दिखावा बहुत सुंदर है, वो खूबसूरत तो था ही, और उस पर गुस्सा है तो गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया है। गुस्सा क्यों है? क्योंकि वही फिर से वही चीजें उसकी लाइफ में दोहराई ना जाए, इसलिए वो वहां से चला जाता है। वो नहीं चाहता कि दूसरी बार ऐसे ही उसको चोट लगे। कहने का तात्पर्य यहाँ इस पाठ से ये है, इस पूरी कहानी का तात्पर्य यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप आत्मीयता दिखाते हो, अपनापन दिखाते हो, मित्रता करते हो, तो उसको जीवन भर निभाना चाहिए। अगर नहीं निभाना हमें तो किसी से ऐसी आत्मीयता जतानी ही नहीं है, दिखानी ही नहीं है। ऐसा करने से सामने वाली व्यक्ति को बड़ा दुख होता है कि पहले तो आप उसको अपना बनाते हो और फिर एक झटके में रिश्ता तोड़ दे। वो झटका आप देते हो ना, और खास करके किशोरावस्था के बच्चों को, उसको बड़ा ही मन पर लग जाता है। इसलिए हमेशा हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि ऐसे बच्चे जो होते हैं उसको हमेशा प्रेम से ही समझाना होता है। उसके ऊपर गुस्सा करोगे तो उसका बिल्कुल ही उल्टा अर्थ निकल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, मदन और जगदीश बाबू के माध्यम से लेखक ने हमें ये बात बताने की कोशिश की है कि किसी के मन पर कभी भी हमें चोट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ आपकी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो इसका जो है लेखक परिचय लिख लीजिएगा नोटबुक में, उसके शब्दार्थ लिख लीजिएगा, और स्वाध्याय पोथी में उसके क्वेश्चन आंसर। इतना काम जो है हम इस पाठ में भी कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।